अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज बहुत ज़बरदस्त आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, परी की कहानी। क्या परियों का वजूद होता है? और जब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा परी को देखा अपनी आंखों से, तो वो क्या मंजर था। क्योंकि आज मुझे किसी ने कहानी भेजी है, परी की कहानी। तो कहानी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे वो कहानी भी याद आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना, जिनका नाम है इमरान और आजकल ये एक पाकिस्तान के शहर लिया में रहते हैं, और उससे पहले ये फैसलाबाद का एक गांव, एक चक है, वहाँ रहते थे। उसी एक चक का ये एक सच्चा वाक़या है जो उन्होंने मुझे भेजा है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वहीं मैंने सोचा कि मैं आपको परी की कहानी पे सुनाऊँ। ये भी परी की कहानी है। तो इससे पहले कि आप कहानी को सुने, आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जितने लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को फैलाया ज़रूर करें, आगे शेयर ज़रूर किया करें, सोशल नेटवर्क पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ जहाँ आप फैला सकते हैं तो इसको ज़रूर फैलाया करें। पहले मैं आपको इमरान की कहानी सुनाता हूँ, उन्होंने जो मुझे कहानी भेजी है, और उसके बाद मैं आपको अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि मुझे अभी जब मैं कहानी सुनाने लगा परी की, तो मुझे एक और परी की याद आ गई। कहानी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, लेकिन वो एक लंबी कहानी है, वो फिर किसी एपिसोड के लिए उसको बचा लेता हूँ, शर्त आप मुझे याद कराइएगा। तो आज इमरान की और अपनी एक परी की कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इमरान कहते हैं कि ये कहानी तकरीबन आज से 60-70 साल पुरानी है। फैसलाबाद का एक गांव, छोटा सा चक है, वहाँ की एक कहानी है। नाम उन्होंने कहा फ़र्ज़ी कर लीजिए, तो मैं नाम फ़र्ज़ी करने जा रहा हूँ। वहीं पे ही एक बच्चा एक गरीब घराने के अंदर पैदा होता है। बाप मजदूरी करता है और माँ घर के काम काज। गुज़र बसर इतनी हो रही थी कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। बाप के मजदूरी के पैसे जब घर आते तो बस खुदा का शुक्र अदा करते और गुजारा कर लेते। वहीं पे उनके यहाँ एक पहली औलाद, उनका बेटा, जिसका नाम बख्त अली रखा गया। वो इतना गोरा चिट्टा और इतना खूबसूरत था कि सब घर वाले, रिश्तेदार हैरान रह गए कि उनके यहाँ तो एक चांद से बेटे की पैदाइश हो गई थी। उस गांव में कम ही बच्चे थे जो इतने ज्यादा गोरे रंग के थे, नक्श इतने खूबसूरत थे। और वो यूं बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, वक्त के साथ हसीन और जमील होता गया। बचपन से लड़कपन, और उन दिनों में गांव में बहुत जल्दी ही शादी कर दी जाती थी। लेकिन उसके बारे में जो भी उसको देखता ही रह जाता था। खुदा ने हुस्न ऐसा कूट कूट के उसके अंदर रखा था कि जो भी एक दफ़ा उसके चेहरे की तरफ तकता तो पलकें झपकाना भूल जाता, चाहे मर्द हो या औरत, उसको देखते रहते। वो बहुत ज़्यादा खामोश तबीयत हुआ था। कोई बहुत ज़्यादा उसने दोस्त नहीं बनाए थे, चंद उसके दोस्त थे जिनके साथ वो बैठता, बातें करता। और उसने एक ऐसा राज जो उसकी ज़िंदगी में था, उसने अपने चंद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया था। लेकिन शायद खुल के किसी को नहीं बताया था, या दोस्तों को मना कर दिया था कि इस बात को नहीं बताना। वक्त गुजरता रहा। ये दो भाई थे, एक उसका छोटा भाई भी बाद में पैदा हुआ अगले साल। लेकिन बख्त अली बहुत खूबसूरत था। माँ बाप अक्सर उससे कहते कि बेटा तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, कोई लड़की देख रहे हैं, तो आगे से खामोश हो जाता, कोई भी इंटरेस्ट शो ना करता कि उसको शादी की कोई ख्वाहिश है। वालिदैन यही समझते खामोश तबीयत है, शर्मीला है, इसलिए शादी के नाम पे हमेशा खामोश हो जाता है। जब भी इससे शादी का पूछा जाता है तो आगे से चुप रहता है।
उम्र हो चुकी थी उस गांव के हिसाब से, जब भी किसी की इतनी उम्र होती थी तो उसकी शादी कर दी जाती थी। यूं उसके लिए भी रिश्ता ढूंढा जाने लगा। रिश्ता ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसके वालिदैन को एक लड़की पसंद आ गई। उन्होंने बेटे से फिर पूछा कि ये लड़की है, क्या तुम देखना चाहोगे? हमें तुम्हारे लिए बहुत पसंद है। तस्वीरें तो उस दौर में होती नहीं थी, दिखा देते थे एक दफ़ा। ये अक्सर वालिदैन खुद ही देख के पसंद करके रिश्ता तय कर देते थे। उसका जवाब वही था, बिल्कुल खामोशी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो वालिदैन ने उसकी खामोशी को रजामंदी समझा और यूं वो रिश्ता पक्का कर दिया गया। लेकिन उन दिनों में बजाय खुश होने के उसकी शादी होने जा रही थी, वो खामोश खामोश सा था। और शायद जो उसके दिल के अंदर जो भी राज थे शादी से पहले, वो राज उसने अपने एक दोस्त को बता दिए। तो उसके दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि फिर तो तुम्हें शादी से इनकार कर देना चाहिए। क्या जो कुछ तुम मुझे बता रहे हो ये सच है? मुझे यकीन नहीं आया तुम्हारी कहानी पे। तुम्हें ऐसा लगता होगा, हकीकत में ऐसा नहीं होगा। उसने दोस्त से कहा, नहीं, यही सच है। लेकिन दोस्त उसकी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं था। उसने कहा, कुछ नहीं होता, अल्लाह का नाम लो, तुम शादी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम अपने वालिदैन का दिल दुखाना चाहते हो? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। तो उसने कहा, फिर डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यूं शादी शुरू हुई। शादी का हंगामा, जिस तरह गांव के लोग शादी के फंक्शन, शहनाई का बजना, ढोलक का बजना, जो भी रस्मों रिवायात होती थी खुशी के मौके की, शादी के इवेंट के हवाले से, वो गांव वालों ने खुशी मनाई। और यूं बख्त अली की वो लड़की जो अब बीवी बनने जा रही थी, डोली में सवार होके उसके घर की तरफ रवाना थी। वो बारात लेके आ रहे थे। उन दिनों में डोली का एक कल्चर था, डोली के अंदर बहुत सारे लोग लड़की को लेके आते। वो दोस्त मुसलसल बख्त अली के साथ रहा। वो जानता था कि बख्त अली का ये वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ उसने मुझे बता रखा है। फिर भी उसको डर न लगे, उसका वहम मैं दूर करने के लिए, मैं हूं ना, तुम अपनी शादी करो और जैसे तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिंदगी में आ गई, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और आखिरकार यूं शादी मुकम्मल हो गई और बख्त अली अब एक बंधन में बंध चुका था। निकाह हो गया। जब उससे पूछा गया, फलां बिनते फलां, क्या तुम्हें कबूल है? उसने कहा, कबूल है। और आज वही दुल्हन उसके कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। वो दोस्त मुसलसल उसके साथ रहा, यहां तक कि अब आहिस्ता आहिस्ता सारे दोस्त यार रिश्तेदार उसको गले मिल के मुबारकबाद दे के अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे, क्योंकि शादी इख्तिताम को पहुंची थी। वो लम्हा आ गया था जब दुल्हन उसकी सेज में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। गरीब की सेज ही इतनी होती थी, उसकी चारपाई के ऊपर लड़ियाँ सी लगा देती, उसको सजा देते थे। आजकल सेज का कल्चर ख़त्म हो गया है। पहले बाकायदा दूल्हा दुल्हन के लिए सेज तैयार की जाती थी। वो सेज के अंदर दुल्हन बैठी थी, घूंघट से मुंह उसने ढांप रखा था। कितना खूबसूरत वक्त था कि पहली दफ़ा शौहर अपनी बीवी को देखता था तो उस वक्त जब वो कमरे में दाखिल होता था और सामने एक गुड़िया सी भारी भरकम लाल कलर का सूट पहने बैठी होती थी और उसने चेहरा अपना छुपा रखा होता था। दूल्हा जब कमरे में दाखिल होता था तो कोई शर्म का मारे गला खंकार के कि मैं आ गया हूं, और वो और सिमट सी जाती थी, क्योंकि वो पहली दफ़ा अपने जीवन साथी को देखने जा रही होती थी कि कौन बना है मेरी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर। और इसी तरह वो बेचैन होता था जो दूल्हा होता था, देखूं कितनी खूबसूरत है वो मेरी बीवी जिसके साथ मैंने पूरा जीवन बिताना है। दोनों के दिलों की धड़कन तेज़ होती थी और दोनों
इस अंदाज में बेचैन होते थे, हाथ पांव फूल रहे होते थे कि घूंघट उठाएंगे तो कैसा चेहरा होगा। और दूल्हा चलता हुआ कांपती टांगों के साथ, उसको सिर्फ खौफ एक बात का होता था, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, हाँ मेरी बीवी खूबसूरत होगी। और यही सोचता होता जब उसके करीब जाके उसी बिस्तर पे बैठता, उसको वो सलाम करता, वो शर्म हया की पैकर सिर्फ गर्दन हिला के, मुंह से जवाब नहीं, सिर्फ गर्दन हिला के जवाब देती वालेकुम अस्सलाम। और फिर मोहब्बत भरे अंदाज में वो उसका घूंघट उठाता और बोलता, चश्मे बदूर, इतनी हसीन और जमील मेरी बीवी है, ये लड़की मेरा लाइफ पार्टनर बनी है। कहीं दूर चला गया ये कल्चर भी। खैर, अब रिश्तेदार, यार, दोस्त वो सारे उससे मिल रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को जा रहे थे। आखिरी वही दोस्त भी वहीं मौजूद था और उसने कहा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो गया, तुम्हारे अंदर वैसे ऐसे खौफ सा था, वहम सा था, हुआ तो कुछ भी नहीं, तुम ऐसे ही परेशान हो गए, कोई परेशानी की बात नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना, अब सब कुछ बेहतरीन हो गया है, जाओ तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो चुप चुप सा था, पूरे फंक्शन में चुप चुप सा था। किसी ने नोटिस इसलिए भी नहीं किया, वो हमेशा से ही तो कम गो था, हमेशा से ही तो चुप रहने वाला था, कहां बोलता था जो आज वो बोलता। उसका दोस्त उसको घर की दहलीज तक छोड़ के अपने घर की तरफ रवाना हुआ। उसका काम खत्म हो गया था, अपने दोस्त को इस अंदाज में चिपका रहा था कि कहीं भी उसके दोस्त को कोई खौफ महसूस ना हो। उसके दिल में जो एक वहम सा बैठ गया है, वो वहम उसके दिल से निकाल दे और उसकी शादी खैरियत से अंजाम पाए, और अंजाम पा गई थी। वो भी थका हुआ था, अपने घर गया, जाकर सो गया। और इधर हल्के हल्के कदमों के साथ आहिस्ता से कदम उठाता हुआ बख्त अली अपने उस कमरे में दाखिल हुआ जिसके अंदर एक सेज बनी हुई थी, और उस सेज के ऊपर एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी, जो अब उसकी जीवन साथी थी, जिसके साथ उसका निकाह हो गया था। वो शादी के बंधन में बंध गए थे। घूंघट ओढ़े वो सामने बैठी थी, वो उसके पास आहिस्ता से चलता हुआ गया। 9-10 बजे का टाइम होगा। ये गांव में अमूमन 8 बजे, उस वक्त में तो 7 बजे भी लोग सो जाते थे, 60-70 साल पहले। और अब तो ये शादी का एक फंक्शन था, तो मिलते, खुदा हाफिज करते, ये वो करते, उसको 9-10 बज गए थे। घड़ियां बहुत कम थी, एक अंदाज़ा था कि 9-10 बजे का टाइम है। वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने बिल्कुल आहिस्ता के साथ अपनी बीवी को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। उस घूंघट ओढ़े लड़की ने अपने सर को हिला के आहिस्ता से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि अब वो इस इंतज़ार में थी। उसके दिल की धड़कन भी तेज़ थी कि ये वो लड़का है जिसके बारे में मैंने सुन रखा है कि बख्त अली बहुत हसीन व जमील है, ऐसा खूबसूरत, ऐसा हसीन व जमील कि इस गांव में उससे ज़्यादा कोई हसीन व जमील नहीं है। उसके दिल की धड़कन तेज़ इसलिए भी थी, मेरा शौहर तो बहुत हसीन है, क्या मैं भी उसको पसंद आती हूँ? वो बनी संवरी दुल्हन का लिबास पहने, चेहरे पे सुर्खी, पाउडर, वो जो कुछ उस वक्त का एक मेकअप होता था वो लगा के बैठी, बन संवर के उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके सलाम का जवाब उसने गर्दन हिला के दिया और इंतज़ार में थी कि वो आगे बढ़ेगा और उसके घूंघट को उठाएगा। बहुत ही हल्के आवाज़ में जब उसने सलाम किया और आगे बैठ गया, काफ़ी देर कमरे के अंदर खामोशी रही। अभी तक लाइट को ऑफ नहीं किया गया था, लाइट कमरे के अंदर ऑन थी। कुछ देर लड़की देखती रही कि अभी कोई बात करेगा, मेरा घूंघट उठाएगा, लेकिन मुसलसल जब खामोशी रही तो उसने बिल्कुल आहिस्ता से इस अंदाज में अपनी गर्दन को उठा के देखने की कोशिश की कि मैं देखूं वो सामने बैठा क्या सोच रहा है, क्या है उसको, मैं भी तो देख सकूं। वो घूंघट तो उठा नहीं सकती थी, अब उसको इस अंदाज में देखना था, बहाने से कि शर्म हया भी कायम रहे कि मैंने खुद से घूंघट उठा लिया और उसको देख भी लूं। तो उसने तरीके से ऐसे घूंघट को हटा के हल्का सा देखा तो सामने वाकई एक हसीन व जमील नौजवान बख्त अली बैठा था। जैसा उसने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत था वो। उसके नक्श, उसका चेहरा, उसकी खूबसूरती कमाल थी, लेकिन वो परेशान था।
उसका चेहरा लटका हुआ था। उस लड़की ने तिरछी निगाह से उसको देखा तो उसने देखा कि वो नीचे मुंह करके उदास सा बैठा हुआ है। उसने जल्दी से मुंह नीचे कर लिया। घूंघट के अंदर वो सोचना शुरू हो गई, ये तो उदास बैठा है, क्या मैं दोबारा से देखूं इसको? उसका दिल फिर से चाहा मैं इसको देख सकूं। उसने फिर से आहिस्ता 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 छुप के ऐसे घूंघट को तरीके से हटाया, देखा तो अभी तक सर नीचे किए बैठा था, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो, कैसे किसी ख्यालों में गुम हो। तो उसी वक्त वो जान गई कि इसकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं है, मैं इसको छुप के देख रही हूं, लेकिन वो तो कहीं और दुनिया में पहुंचा हुआ है। तो उसको देखती रही और उसके हुस्न में खो सी गई। और फिर उसने अपना घूंघट नीचे गिरा दिया। क्या हुआ है? ये तो कोई उदास है, परेशान है, गुमसुम सा बैठा है। मैंने सुन रखा था ये कम गो है, कम बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन मुझे तो बहुत ही चुप चुप लग रहा है। थोड़ी देर के बाद उसको महसूस हुआ वो उठ रहा है बिस्तर से, लेकिन ये क्या? ऐसे महसूस हुआ जैसे वो बिस्तर से उतर के नीचे चला गया है। उसको आवाज आई जैसे वो जूते पहन रहा है। उसने फिर से घूंघट की ओर से देखा तो वाकई उसकी तरफ कमर करके खड़ा था, जूते पहन चुका था और बाहर की तरफ जाने लगा था। और उसने देखा वो चलता हुआ बाहर चला गया। दरवाजा उसने बंद कर दिया। अब फिर से उसका इंतजार शुरू हुआ कि पता नहीं दोस्तों के पास चला गया है। लड़की के लिए जिस तरह एक ये ऐसी रात होती थी जिसमें उसके लिए भी बहुत खौफ होता था, डर होता था, शर्म व हया होती थी, कई बातें होती थी, कंफ्यूज होती थी, लड़कियां डर रही होती थी। जिंदगी की एक ऐसी ये सुहाग रात होती थी। वहीं पे उसके जहन में आया शायद वो भी कम गो है, शर्मीला है मेरी तरह, वो भी उसी तरह घबरा रहा है, उसी तरह शर्मा रहा है। शायद हिम्मत ही नहीं हो सकी उसकी कि मेरा घूंघट उठा सके, इतना शर्मीला है। मुझे उसका इंतजार करना है। इंतजार करते 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 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गए रात के। दुल्हन को लगा काफ़ी रात गुजर गई है, शायद अब वो वापस नहीं आएगा। लगता है वो दोस्तों के पास चला गया है। आज उसके अंदर हिम्मत नहीं है मेरा घूंघट उठाने की, और हिम्मत मेरी भी नहीं है कि मेरा घूंघट उठा सके, क्योंकि मैं भी आज बहुत डरी हुई हूँ। लड़की जब उस वक्त माँ बाप के घर को छोड़ती थी तो उसके अंदर उदासी होती थी माँ बाप के घर को छोड़ने की। लड़की रो रही होती थी, हाय मैंने अपने माँ बाप का घर, जहाँ मैं खेली कूदी जवान हुई, जहाँ मेरी सहेलियाँ थीं, जहाँ मेरा बचपन गुजरा, वो मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज वो मेरा घर नहीं है। मैं माँ बाप का घर छोड़ के इस घर में आ गई हूं। आज से मेरा ये घर है। तो ये जो दुख होता है लड़की को, तो पहली रात जहां खुशी होती है जीवन साथी की, वहां दुख भी बहुत ज्यादा होता है। तो वो यही सोच के सो गई, अच्छा है आज वो नहीं आया, आज मैं भी बहुत दुखी हूं, मेरे माँ बाप मुझसे दूर हो गए। वो 2-2:30 बजे के करीब अंदाजे से एक टाइम वो सो गई। सुबह बाहर दरवाजा खटखटाया गया। घर वालों ने दरवाज़ा खटखटाया तो वो एकदम से उठ गई और दरवाज़ा जाके खोला तो बाहर सास ससुर खड़े थे। उन्होंने पूछा, बेटा बख्त अली कहाँ है? बाथरूम तो बाहर होते थे, कमरों में अटैच बाथ तो नहीं होते थे, क्योंकि वो यही समझे कि क्या बख्त अली सो रहा है। उसने कहा नहीं, बख्त अली तो नहीं है। उसने कहा नहीं है, कहाँ है? उन्होंने कहा तो वो रात आए थे 9-10 बजे और उसके बाद वापस चले गए थे। मैं यही समझी वो अपने दोस्तों के पास गए। मैं काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार करती रही, जब वो नहीं आए तो फिर मैं सो गई थी। अभी आपने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी आंख खुली है। घर वाले परेशान, बख्त अली कहाँ चला गया? बख्त अली को ढूंढना शुरू हुआ, दोस्तों से पूछना शुरू हुआ तो सारे दोस्त परेशान कि नहीं हमें नहीं पता। वो दोस्त भी जो उसके मुसलसल साथ रहा था, बात उस तक भी पहुंची कि बख्त अली का कोई पता नहीं। वो भी ढूंढना शुरू हो गया कि बख्त अली कहाँ चला गया। मैं तो बख्त अली को अंदर ही छोड़ के गया था। तो ढूंढते ढूंढते एक शख्स ने बताया कि रात को कोई 9-10 बजे का टाइम था। मैं ज़मीनों पे पानी लगा रहा था अपने गांव के साथ ही, जो आगे बड़ा सा बाग नहीं है। उन्होंने कहा हाँ। कह रहे मैंने रात बख्त अली को उस बाग के अंदर जाते हुए देखा था। कह रहा मैं परेशान हुआ, मैंने पीछे से आवाज़ भी दी है बख्त अली, लेकिन उसने सुना नहीं, वो बाग के अंदर चला गया। मैंने कहा यार कोई काम होगा उसका, या क्या मसला है। वो बाग के अंदर उसको ढूंढते रहे, लेकिन बख्त अली का कोई पता नहीं चला। तब उस दोस्त ने जब हर तरफ से ढूंढ के नाकाम हो गए और कहीं से भी बख्त अली का पता नहीं लग सका, तब उस दोस्त ने बताया कि मुझे जो बख्त अली ने कहा था, मैं उसको उसका वहम समझा था और मैं मुसलसल उसके साथ रहा था। आज मैं उस राज को खोलता हूँ। बख्त अली ने मुझे बताया था कि मेरे साथ एक
परी है। वो परी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो अक्सर मुझसे मिलने के लिए आती है। मैं उसको देख चुका हूँ। वो बहुत हसीन व जमील है, उसके पर हैं बाकायदा। और उसने मुझसे कहा है कि मैं परी हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब तुम सिर्फ मेरे हो। और उसने मुझे कहा था कि अब मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे रहोगे। और उसने अपने दोस्त को इसलिए ये बात बताई थी कि मेरे माँ बाप मेरी शादी करने जा रहे हैं और मुझे डर ये है कि अगर मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई तो ये परी मुझे ले जाएगी। दोस्त ने कहा था ऐसा कुछ नहीं होता, कोई परी नहीं होती, तेरा वहम है। दोस्त को यह लगा था शायद ये इसका वहम है। दोस्त ने भी डिटेल से उससे नहीं पूछा था। उसने कहा नहीं, तेरा वहम है, कोई परी नहीं होती, कहां है परी, हमें तो आज तक नजर नहीं आई। इस तरह उसने उसको इग्नोर किया था। इसलिए वो उसका दोस्त मुसलसल उसके साथ रहा था। लेकिन जब वो ढूंढने पे पता ना लगा तो कुछ और लोगों ने भी इस बात का इजहार किया था कि हाँ, हमें भी ये बात सुनने को मिली थी कि इसके साथ परी रहती है। बल्कि एक बंदे ने तो यहां तक कहा था परी नहीं, परियां रहती हैं। अब गांव के मुख्तलिफ लोगों से इस तरह की बातें सुनने को मिली थी कि इसके साथ परियां रहती हैं, लेकिन किसी ने देखा नहीं था, सुन रखा था। लेकिन उसके बाद जब रात को उसको बाग के अंदर देखा गया था तो कहते हैं उसके बाद कभी भी वो दोबारा अपने घर को नहीं लौट सका, क्योंकि वो ऐसा शख्स नहीं था। उन दिनों में सवारी भी कोई नहीं होती थी कि किसी बस पे बैठता और सवार होकर कहीं चला जाता। नहीं, वो एक बाग में ही गया था, उस बाग से वो कहीं नहीं जा सकता था। लेकिन इस बात को आज 60-70 साल हो गए हैं, आज तक बख्त अली का कोई पता नहीं है। उसको परियां अपने साथ ले गई थीं और उसकी उसी दुल्हन जो रात सारी उसका इंतज़ार करती रही थी, उसके माँ बाप ने जब पता लगा कि बेटा अब नहीं है, उसका कोई अता पता नहीं है, तो गांव के लोगों से मशवरा करके उनका जो छोटा बेटा था बख्त अली से, उसी के साथ उन्होंने उसका इद्दत पूरी कराने के बाद निकाह, मतलब एक जो इद्दत में कह गया कि जो भी एक तरीका था, उसका छोटे बेटे से उन्होंने निकाह कर दिया था। और यूं वो लड़की उसके छोटे भाई की दुल्हन बन गई। लेकिन आज तक वो कहते हैं बख्त अली का कोई पता नहीं। क्या परी होती है? क्या परी होती है? कैसी होती है? कहां रहती है? कहां से आती है? कहां जाती है? ये मैं आपको दूसरी कहानी में सुनाने जा रहा हूं। ये वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये काफी पुराना वाकया है। आप जिस चीज की जुस्तजू करते हैं वो जिंदगी में आपको मिलता है। ये मैं बहुत सारी बातों में, वीडियोस में कह चुका हूं। मेरी जुस्तजू जो रही है जिन्नात, जिन, भूत, प्रेत, चुड़ैल, परियां, ये हमेशा से रही हैं। मेरा जुनून है मेरे अंदर और बचपन से है। 7-8 साल, 10 साल, 12 साल का था तब से मैं जिन्नात जिन्नात जिन्नात, ये मेरा टॉपिक रहा है हमेशा से। बहुत शौक था मुझे, आज भी है, आज भी जुनून है, उसमें कोई कमी नहीं है। वो शौक बढ़ जरूर गया है। आज भी बहुत सारे लोग मुझे अजीब कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करें। मैंने इन्वेस्टिगेशन की, पाकिस्तान के बहुत खौफनाक जगहों पे, खौफनाक इलाकों में गया, जंगलों में, वीरानों में गया। ऐसे जंगलों में भी मैंने इन्वेस्टिगेशन की चुड़ैल के रिकॉर्ड करने के लिए, जहाँ पे डाकुओं का बसेरा था। ऐसे डाकू जिनके ऊपर 50-50 लाख रुपए का हुकूमत पाकिस्तान ने इनाम रखा हुआ था और 30-30 कत्ल किए हुए थे उन डाकुओं ने। और उन्हीं के पास में गया, उन्हीं डाकुओं ने मुझे वेलकम किया और उस जगह पे लेके गए जहाँ वो चुड़ैल रहती थी। वो जंगल में था। उन डाकुओं की इजाज़त के बगैर आप उस जंगल में नहीं जा सकते थे। शादन लुंड का ये वाक़या है। लेकिन मैं उस जगह पे गया, उस चुड़ैल को रिकॉर्ड करने के। ऐसी कई जगहों पे गया। आज भी जुनून है, मैं आगे प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। लेकिन कुछ इस तरह के शोज़ शुरू हुए टीवी पे और लोगों ने भी यूट्यूब पे शुरू किया, पैसे का एक ज़रिया बनाया, इसको इंटरटेनमेंट बना दिया। जिन दिखाना मकसद था तो जिन दिखाते गए, लोगों को अच्छा लगना शुरू हो गया। तो मैं हट गया। मैंने कहा नहीं यार, गोस्ट हंटिंग तो एक मज़ेदार काम था। खौफ तारी होता है,
कपकपाहट होती है, दिल धड़कता है, एक फीलिंग और होती है, मज़ा आता है इन्वेस्टिगेशन करते हुए। वो तो जिन शुरू हो गया ना कि ये जिन दिखा दिया अगले एपिसोड, इसमें जिन दिखा दिया ये एपिसोड, इसमें उठा के जिन ने फेंक दिया इसमें, वो तो कहानी कुछ और बन गई। मैं इसलिए पीछे हट गया। लेकिन आज भी मेरा जुनून है, मैं आज भी जब वक्त मिलता है अमेरिका में, जिस शहर में, जिस इलाके में, जिस स्टेट में जाता हूँ, उस स्टेट के अंदर ऐसी जगह को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अभी एक मेरी बहन है एरिज़ोना में, उनके साथ यही मैं प्रोग्राम बना रहा था कि जगह ढूंढे, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जेन्युइन जगह। उसने कहा भाई वहाँ से तो लोग ज़िंदा वापस नहीं आते। मैंने कहा हम वापस आएंगे, आप किसी तरीके उसको जगह को डन करें। ये कहानी है बहुत अरसा पहले की कि एक मेरे दोस्त थे, एक सरकारी ओहदे से वाबस्ता थे, बहुत ही दिलेर शख्स। मुझे उन्होंने कहा किधर हो? मैंने कहा जी मैं फ़लाँ जगह पे हूँ। कहते आ जाओ यार, ये इस्लामाबाद का वाक़या है। मैं उनके पास पहुंचा तो मुझे कहते कहीं चलना है। मैंने कहा जी खैर है, कहाँ से बुलाया? वो मुझसे उम्र में थोड़े से बड़े थे, लेकिन उनके साथ एक दोस्ताना माहौल था, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था उनके साथ। अब तो बूढ़े हो गए, यंग थे ये उस वक्त एज, वो काफ़ी माशाल्लाह मैच्योर एज के थे। कहते आ जाओ बैठो गाड़ी में। उन्होंने बस हम जो कि गाड़ी में बैठ के ड्राइविंग सीट उन्होंने संभाली, मैं उनके साथ बैठा। हम कहते हैं हम कहीं जा रहे हैं, काम पड़ गया आपसे। मैं कहा जी क्या काम पड़ गया? कहते हैं बस आज आपका इम्तिहान लेना है। यूँ गाड़ी रवाना हुई। हम चलते हुए एक पोश एरिया के अंदर पहुँचे। एलीट क्लास वहाँ पे रहती थी, सारे बड़े बड़े घर थे। उन्होंने बेल दी और मुलाजिम बाहर आया। शायद उनकी पहले टेलीफोन पे, मोबाइल तो नहीं होता था उस वक्त, टेलीफोन पे उनकी बात हो गई। और नहीं, मेरे ख्याल में मोबाइल आ चुका था, या मोबाइल आ चुका था। मेरे पास इरिक्सन का सेट होता था, सोनी इरिक्सन बाद में बना, वो इरिक्सन होता था वो। हम लोग उसमें, मुझे याद है उस वक्त मैं उस पर वो सुनता था, लोगों की कॉल बटन दबा के मिल जाती थी। हम लोग अंदर गए और उन्होंने गाड़ी का ही हारन बजाया। तो पहले से बात हुई हुई थी। गेट खुल गया और मुलाजिम जैसे इंतज़ार कर रहा था, उनको देखा तो उसने गेट खोल दिया। गाड़ी अंदर चली गई। बहुत बड़ा घर था, अंदर पहले भी 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। हम गाड़ी से उतरे और कोई हमें वेलकम करने के लिए बाहर आ गया। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमें वेलकम किया और हम चलते हुए अंदर के एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था जिसके अंदर हम जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा जी क्या खाएँ पिएँगे? तो मैंने कहा जी कुछ भी नहीं। वो कहता है नहीं शर्म नहीं करो। उन्होंने कहा जूसेस ला के रख दिए, खाने पीने को बहुत चीज़ें ला के रख दी। वो बहुत अमीर लोगों का स्टाइल था। हम बैठे रहे और मेरे मुंह पे उनका नाम आने लगा था। मिलता जुलता नाम रख लेता हूँ, रिजवान साहब। मैं उनको रिजवान साहब कहता था, ये मिलता जुलता नाम है, मैंने चेंज किया, रिजवान साहब। तो हम बैठे तो बातें शुरू हो गई। तो उस वक्त तक मुझे नहीं पता था हम क्यों आए हैं और किस सिलसिले में आए हैं। तो बातें करते करते तो रिजवान साहब कहते हैं जी ये हमारा छोटा भाई है और ये बहुत एक्सपर्ट है, इसको जुनून है, मैं इसको भी साथ ले आया हूँ और आज अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी बस ठीक है, तो फिर क्या प्रोग्राम है, चलें? उन्होंने कहा जी ज़रा 2 मिनट दे दें। आप कहाँ है, लड़का कहाँ है? उन्होंने कहा जी वो रूम में। उन्होंने कहा बस हम आ रहे हैं, आप चलें। तो मुझे कहते हैं जी कहानी ये है, इनका एक बेटा है, उसके साथ परी रहती है और आज जो हम हैं, हम उसी परी से मिलने आए हैं। मैं एकदम खुश हो गया, मेरे चेहरे पे एकदम से मुस्कुराहट हो गई कि ये तो मुझे एक सरप्राइज़ मिल गया। मैं कहा ओह वाओ सर, कमाल कर दिया, ये तो मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। उसने कहा हाँ तुम्हारी आज ख्वाहिश पूरी करते हैं, तुम्हें बहुत शौक़ है ना, तो आज दिखाते हैं तुम्हें। परी है। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर तक वो अंदर माँ बाप उसके क्या करते रहे, हम बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने कहा जी आ जाएं। हम वहाँ से उठे और हम चलते हुए अंदर चले गए। हम अंदर गए हैं, एक बड़ा सा उस लड़के का बेडरूम था। वो बिस्तर पे इस अंदाज में उठ के बैठा हुआ था कि उसने बेड के साथ टेक लगाई हुई थी और इजी होके बैठा हुआ था। मैंने उस लड़के को देखा, वो बहुत हसीन और जमील लड़का था, वाकई बहुत खूबसूरत था। अल्लाह ताला ने रंग रूप नक्श बहुत खूबसूरत दिए थे, रंग भी बहुत सफ़ेद, बहुत खूबसूरत, बाल बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत लड़का, यंग सा था। एज होगी उसकी कोई 18 साल के ऊपर नीचे, या 17 साल या 19 साल, इस तरह एज होगी। उसके वालिदैन भी उस कमरे में आके बैठ गए और हम भी बैठ गए और रिजवान साहब उससे बात करना शुरू हो गए। हाँ भी नौजवान, रिजवान साहब फ़ौजी थे, मैं बता देता हूँ।
कहते हैं हाँ जी नौजवान कैसे हो। वो आगे ना रिजवान साहब को ऐसे उसने थोड़ा सा देखा और देखता रहा तो कहते हैं भाई तुमसे पूछ रहा हूँ नौजवान कैसे हो। तो उसने आंखें नीचे की और कहता है ठीक हूँ। अच्छा कैसा चल रहा है आजकल। लड़का आगे से चुप। मैं मुसलसल लड़के को टिक टिकी बांधे देखी जा रहा हूँ। वो उसके साथ बैठ के ऐसे बातें करते रहे। वो पहली दफ़ा जवाब ना देता, दूसरी तीसरी दफ़ा सवाल रिपीट करने पे फिर से जवाब देता। वो इसी तरह बातें कर रहे और मैं लड़के को देखी जा रहा हूँ। मुझे उसी वक्त महसूस हो गया लड़का नॉर्मल नहीं है, इसके साथ कोई ना कोई एनर्जी है, इसके साथ कुछ ना कुछ इस तरह का है। तो मुझे कहते हैं कि उसके वालिदैन भी वहीं पर बैठे हुए थे। तो भाई सुना है कि कोई परी का मामला है, कोई परी रहती है तुम्हारे साथ, क्या ऐसा है। तो वो चुप हो गया आगे से। तो कहते अच्छा यार तुम तो बात का जवाब नहीं दे रहे, उठो इसको इधर आके बैठो, इधर मेरे पास। कुर्सी एक लाएं जी। कुर्सी उनके वालिदैन ने अरेंज की, उनके सामने कुर्सी रख दी गई। कहते हैं आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो बैठा रहा, नहीं उठा। तो उसके वालिदैन कहते हैं उठो ना बेटा, और उसको इस तरह गए प्यार से उसको उठाया। वो उठना नहीं चाह रहा था, उसको ज़बरदस्ती उन्होंने उठाया और वो ना चाहते उठा और आके उसको उन्होंने कुर्सी पे बिठा दिया। मैं अब उनके साथ कुर्सी पे बैठा हूँ, वो मेरे साथ कुर्सी पे बैठे हैं और लड़का हम दोनों के तकरीबन कुर्सी इस अंदाज में रखेगी, हम दोनों के सामने है। जैसे वो मेरे करीब आके बैठा मुझे लगा नहीं बिल्कुल मैंने सही इसके बारे में पहचाना था कि इस लड़के के साथ जेन्युइन कोई मामला है और जिनात का ही मामला है। तो रिजवान साहब जब उसके सामने आ गया तो मुझे कहते हैं हाँ जी पढ़ो, पढ़ाई करो, हाज़िरी कराओ। मैं एकदम शौक, कहाँ से हाज़िरी कराऊँ, मुझे क्या आता है, मैं तो मतलब नहीं जानता ये सारा कुछ। मेरा शौक़ उस वक्त भी बहुत था, जुनून था। मैंने किताबें पढ़ रखी थी, कुछ सीख रखा था, उस्ताद भी थे, लेकिन ये वाले जो उस्ताद जो प्रॉपर मेरे उस्ताद बने बहुत बाद में बने थे। एक और उस्ताद थे जिनसे मैंने कुछ चीज़ें सीख रखी थी, आता था, लेकिन वो इतना आता था कि कज़न आपस में शोखियाँ मारते थे, वो चीज़ें एक दूसरे को दिखाते थे कि ये देखो कुत्ता भौंक रहा है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें थी, सही याद भी नहीं है अब। लेकिन ये था कि ये वाला मंत्र होता है, ये वाला जंतर होता है, ये इसको इस तरह पढ़ते हैं, इसको इस तरह पढ़ते हैं, यूँ करते हैं तो जिन्न आता है, यूँ परी आती है, ये सारी चीज़ें पता थी, प्रैक्टिकली नहीं था। कहते हैं जी पढ़ो। मैं एकदम परेशान हो गया कि ये कौन सा मेरा इम्तिहान है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मुझे तो आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता। तो मैं उनकी तरफ देख के ना ऐसे चुप सा हो गया। तो कहते हैं बस तुम्हारा तो आज इम्तिहान लेना था, तो मैं कह के लाया हूँ कि तुम्हारा इम्तिहान है और तुम पढ़ोगे और हमें दिखाओगे कि यार कोई परी शरी है, क्या है, कोई पढ़ो। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, आता नहीं था। कॉन्फिडेंस था, आता नहीं था। मैंने जी पढ़ना शुरू कर दिया। क्या पढ़ना शुरू कर दिया, पहले अपने ऊपर दायरा कड़ा लगाना शुरू कर दिया। मैंने अपने ऊपर दायरा कड़ा लगाया, अपने ऊपर फूंक मारी। तो उसके बाद मैं जैसे चुप करके बैठा तो मुझे कहते हैं उसके ऊपर नहीं फूंकोगे। तो मैं एकदम वही फिर से सारा पढ़ा और पढ़ के मैंने उसके ऊपर फूंक दिया और आके मैं बैठ गया और उसको देखना शुरू हो गया। थोड़ी देर वो लड़का नीचे की तरफ देखता रहा और उसके बाद उसने अपनी गर्दन बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी गर्दन उठाई और गर्दन उठा के ना उसने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया, इस अंदाज में कि तू कौन है। मतलब गुस्से में नहीं, लेकिन सस्पेंस वाले अंदाज में, जैसे मुझे देख रहा है कि तू कौन है। मतलब पहले उसने मुझे कुछ भी नहीं समझा था, लेकिन उस मेरे पढ़ने के बाद मुझे यूं देख रहा है कि तू कौन है। रिजवान साहब मुसलसल पढ़ रहे थे, मैंने अपना दायरा खड़ा किया था, उसका भी एक इसमें हिसार खींचा था। रिजवान साहब पढ़ रहे थे, रिजवान साहब पढ़ते रहे और उसके बाद मैंने देखा, रिजवान साहब की तरफ देखा तो मुझे समझ लग गया कि ये अब आ गए हैं उस मूड में, क्योंकि पता था उनके बारे में। तो यूं उनका हाथ था और मुझे आज भी याद है उनका हाथ, वो उनके ऊपर यूं घुमा रहे थे और पढ़ रहे थे और अपना हाथ ऐसे घुमा रहे थे। घुमाते घुमाते उससे बोले हाँ अब बोल, मैं तेरे पास आया हूं, तुझसे बात करने आया हूं, कौन है तू। इस दफा उस लड़के ने जो मेरी तरफ देख रहा था अपनी गर्दन को हल्का सा घुमाया और जब रिजवान साहब की तरफ देखा तो उसकी आंखों की चमक चेंज हो चुकी थी। कल यार उसकी आंखों की चमक चेंज हो गई थी और वो इस अंदाज में इस तरह देख रहा था जैसे अब ये लड़का नहीं रहा। वो हसीन और जमील जो लड़का, बहुत खूबसूरत, जिसकी आंखें बहुत प्यारी और बहुत ज़बरदस्त बच्चा था, अब थोड़ा सा उसका चेहरा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, डरावना सा हो चुका था। अजीब सी उसकी आंखें खुली हुई, कि अजीब सी उसकी आंखें हो गई थी। और उसी वक्त जब वो रिजवान साहब को देख रहा है और अजीब सी उसकी आंखें हैं, तो उसके हाथ पांव इस तरह के हो गए हैं, ऐसे एक्टिव होके बैठ गया बहुत ज़्यादा।
और उसको कह रहे हैं हाँ भाई अब बता कौन है तू और मसला क्या है, कहाँ है, हमें भी कोई पता लगे, हम मिलने आए हैं, तुमसे बात करने आए हैं, तो ज़रा कोई हम कलाम ही हो जाए, कोई बात ही हो जाए। अब वो इस दफ़ा लड़का बोला तो बिल्कुल वही लड़के की आवाज़ थी, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं थी, लेकिन हल्की सी उस आवाज़ के अंदर बदलाव था, हल्का सा क्लियर फील होता था इसके अंदर बदलाव है, लेकिन हल्का सा आवाज़ इसी की थी। वो बोला क्यों आए हो? रिजवान साहब बोले तुमसे मिलने। तो वो आगे से बोला किससे मिलने? तो मैं उस वक्त बोल पड़ा, मुझे नहीं वो बोलना चाहिए था, मैं एकदम से बोल पड़ा परी से। तो मुस्कुराए रिजवान साहब मेरी तरफ देख के, ऐसे देखा और मुस्कुराए कि भाई बंदा कॉन्फिडेंस है। तो कहते हैं 1 मिनट जी, 1 मिनट, सुन लिया, परी से मिलने आए हैं। उसने उसी लम्हे यूं अपनी गर्दन मोड़ के ना अपने वालदैन की तरफ देखा, ऐसा ऐसा, बिल्कुल उसकी गर्दन ऐसा ऐसा चल रही थी, उसने ऐसा ऐसा वालदैन की तरफ देखा और वापस उसने रिजवान साहब की तरफ देखा। ये इशारा था कि इनको कमरे में से भेज दो, मेरी तरफ उसने इशारा नहीं किया। रिजवान साहब ने कहा ठीक है। उनके वालदैन से कहा आप ज़रा माइंड ना कीजिएगा, आप कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। उसके वालदैन कहना मान के कमरे से बाहर चले गए। फिर उससे रिजवान साहब मुखातिब हुए, हाँ चले गए, अब बताओ कौन हो तुम, सामने आओ। उसी लड़के की आवाज बदली, बारीक हुई, लड़की की तरह नहीं लेकिन बारीक हुई। महसूस होता था किसी नौजवान लड़की से मिलती जुलती आवाज है, लेकिन क्लियर लड़की की आवाज नहीं। वो लहजा नहीं बदल रहा था, एक होता है आवाज को तब्दील कर देना, इस तरह की आवाज में बोलना, नहीं, आवाज खुद ब खुद चेंज हो गई थी और बारीक सी हो गई। उसने कहा मुझसे मिलने आए हो? तो मैंने आगे से कहा हाँ तुमसे। मुझे जुनून था, मुझे शौक था, मेरा पैशन था उस वक्त भी, मुझे अंदर डर खौफ नहीं था और मेरा ये था कि आज मैं परी को देख लूँ, आज मैं परी को महसूस कर लूँ। रिजवान साहब सारा हैंडल कर रहे थे, मैंने तो सिर्फ दायरा खड़ा किया था, या जो 2-4 चीज़ें मुझे अपनी आती थी, मैं अपनी तरफ से अपने आप को हाथों खान समझता था, वही मैंने पढ़ ली थी। तो वो रिजवान साहब फिर उससे मुखातिब हुए, हाँ तुमसे, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, इसके साथ क्यों हो? तो वो चुप हो गया, उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली, अब वो चुप बैठा रहा। रिजवान साहब उससे कुछ भी पूछते वो जवाब ना देता। पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा सवाल किया, तीसरी दफ़ा सवाल कर लिया, वो चुप था, अब जवाब नहीं दे रहा था। तो वहीं पे मैंने उसको कहा, मुझे आज भी वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल और इस तरह बात, जुनून था, कॉन्फिडेंस क्या कहना चाहिए, जुनून था एक मेरे अंदर। तो मैंने उससे कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस परी को यहाँ से निकाल के जाएंगे, क्योंकि मुझे कहानी सारी समझ आ गई थी कि परी का मामला है और ये है वो है। मैंने इस तरह, इस टोन में, इस जज्बात में, गुस्सा तो नहीं जज्बात में कहा था, कुछ भी हो जाए हम इस परी को देखेंगे और उसको निकाल के जाएंगे। तो उसका चेहरा नीचे था, उसने यूं एकदम पहली दफ़ा तेज़ी से यूं गर्दन उठाई थी और मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक थी। तो उसने मुझे कहा बहुत शौक है तुम्हें देखने का। अब उसकी आवाज़ वापस उस लड़के की आवाज़ आ गई थी, जब उसने गर्दन यूं गुस्से में उठाई ना, उसकी अपनी आवाज़ थी, बहुत शौक है तुम्हें देखने का। मैंने कहा हाँ मुझे शौक है, मैंने देखना है। मेरे दिल की धड़कन आज भी वो याद करके वो हो रही है कि ठक 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 ठक, बहुत तेज़ मेरा दिल धड़क रहा था खौफ की वजह से। तो उसी फिक्रे को रिजवान साहब ने रिपीट किया कि हाँ देखना है, कहाँ है वो? उसने कहा यहीं है, यहीं इसी कमरे में। अब मैं भी, रिजवान साहब शायद लाई भी मुझे इसलिए थे, दिखाना भी चाह रहे थे, मुझे कुछ चीज़ें सिखा भी रहे थे, तो शायद वो इसलिए, मेरा एक असल में इम्तिहान था। तो मैं बीच में, उन्होंने मुझे बोलने का जान के मौका दे रहे थे कि ये बोले, इधर देखता हूँ। मैंने कहा कहाँ है? हमें कमरे में नज़र नहीं आ रही। बड़ा कॉन्फिडेंस ये वाला जुमला बोला। मैंने कहा नहीं है कमरे में, तो कहाँ है? हमें नज़र नहीं आ रही। उसने कहा तुम्हारे पास आंखें नहीं है देखने वाली। तो मैं थोड़ा सा डर गया कि भाई ये तो बेइज्जती होगी,
क्योंकि मुझे इतनी रूहानियत आती नहीं है, मेरा अभी पहुंचा हुआ नहीं हूँ, लेवल नहीं है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, उसने मुझे कह दिया। इसका मतलब है रिजवान साहब देख पा रहे हैं और मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसने क्लियर कह दिया था कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है देखने वाली। अब मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो लो चला गया। ओए होए कि तो बेइज्जती होगी, रिजवान साहब समझते होंगे कि जिसको तो बड़ा कुछ आता है, इसको तो आता कुछ नहीं, कक है। तो रिजवान साहब उस वक्त फ़ौरन बोल पड़े, मेरी तरफ नहीं देखा उन्होंने, फ़ौरन कहा, उन्होंने कहा मेरी उसके बाद जब उसने मुझे मतलब एक डाउन कर दिया कह के कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है देखने वाली, तो रिजवान साहब कहते हैं तो दो ना वो आंखें कि हम देख सकें, हटाओ उस पर्दे को, उसको कहो वो उस पर्दे को हटा दे, तभी हम उसको देख सकेंगे। एकदम मुझे खुशी हुई कि इसका मतलब है रिजवान साहब को भी नज़र नहीं आ रहा, वो भी मेरी बात की तायीद कर रहे थे। मैं तो चुप कर गया था डर की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से, वो तायीद कर रहे थे, उनको नज़र नहीं आ रही कि पर्दा हटाओ। तो उसी वक्त उसने अपनी गर्दन को मोड़ के पीछे की तरफ देखा और कहता है दिखाओ इनको अपना आप। ऐसे बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में, मीठे से अंदाज में गर्दन पीछे मोड़ी, दिखाओ इनको अपना आप, बहुत प्यार से धीमे अंदाज में, दिखाओ इनको अपना आप। उसके बाद कुछ देर खामोशी रही और फिर मुड़ा और कहता है आने लगी है, देख लो। और जिस वक्त उसने कहा आने लगी है देख लो, उसी की कुर्सी के बिल्कुल बैक साइड पे थोड़ा सा फासले करके एक लाइट का आई, जैसे लाइट टॉर्च में मैं यहां पकड़ लूं दरमियान में और टॉर्च को जलाऊं, टॉर्च की लाइट ऊपर जाए और मैं उसको बंद कर दूं, ऐसे ही एक लाइट चमकी बिल्कुल उसके पीछे, बहुत तेज लाइट ऐसे चमकी और उसी लाइट के चमकने के बाद वहीं पे एक वजूद मौजूद था। एक लड़की खड़ी थी, कलेयर लड़की। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो इतने खूबसूरत थे, उसमें मल्टी कलर्स थे, सारे कलर्स उसमें मौजूद थे, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, इस तरह के वो ड्रेस था जैसे मतलब उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, ऊपर तो जिस तरह चोली पहनती हैं लड़कियां लेकिन जिस्म नहीं नज़र आ रहा होता, थोड़ा सा वो जो घाघरा टाइप था और उसके ऊपर चोली थी, उसके अंदर छोटी सी एक लाइन थी जिसमें उसका पेट माइनर सा एक से छोटी सी लाइन नज़र आ रही थी। इंतहाई सफ़ेद पेट सा था, जैसे चमक रहा, उसमें से रोशनी निकल रही हो। और नीचे जो उसने वो घाघरा कहना चाहिए उसको पहना हुआ था, उसके अंदर ऐसे जो कपड़े के टुकड़े नहीं, क्या कहना चाहिए, बेल्ट नहीं होता है जैसे ख़वातीन ऐसे बेल्ट बांधती हैं पेट के ऊपर, एक अलग से बेल्ट नहीं, कपड़े का बना होता है, बड़ा महंगा ड्रेस मिलता है तो उसके अंदर एक कपड़े का बना हुआ, उसको मैं बेल्ट कह रहा हूँ, ऐसे बांध देते हैं आगे से, मतलब वो मर्दाना जीन्स की तरह बेल्ट नहीं, कपड़े का होता है, उसको बांधते हैं आगे। तो ऐसे लड़ियाँ सी गिरी हुई थी कपड़े की, मोटी नहीं है, तकरीबन 2-2 इंच की ऐसे सारी उसकी फैली हुई थी, यानी अगर वो चलेगी तो वो हिलेंगी ऐसे उड़ उड़ के। वो रंग बिरंगे थे सारे, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे थे, उसमें सारे रंग थे लेकिन इतने सॉफ्ट कलर, पेंडू नहीं, ऐसे कि आंखों को ऐसे खूबसूरत लगे, नीला, पीला, लाल, हर तरह के रंग थे, लेकिन वो घाघरा लटके हुए थे। मैं उसको कैसे बताऊँ, वो लटके हुए जो थे जैसे यूँ समझ लीजिए कपड़े के बने हुए हों और मर्द बेल्ट बांधता है, इसी तरह के लाइन के अंदर बेल्ट बांध दिए जाएं और सारे ऐसे लटक रहे हों और उनको गोल कर दिया जाए, तो वो जिस तरह गोल लटक रहे होंगे ऐसे ही उसका घाघरा था और उसके ऊपर कपड़े के बने हुए इस तरह के लंबे लंबे थे जो गोल लटक रहे थे, वो रंग बिरंगे थे। अब आपको शायद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाया हूं। और इतना खूबसूरत था उसका जो था, फैला हुआ था, घाघरा था बहुत, उसके अंदर जो वजूद था वो इतनी स्मार्ट, इतनी स्लिम, इतनी खूबसूरत, उसका जो चेहरा था, उसकी आंखें बिल्कुल इंसान की तरह लेकिन बहुत बड़ी बड़ी, नोज बहुत छोटी सी, छोटा सा मुंह, इतना खूबसूरत जैसे कोई छोटी सी बच्ची होती है ना, इंतहाई खूबसूरत, की जिसको देख के दिल करता है कि बार बार देखते जाए, बार बार देखते जाए, ऐसे उसका चेहरा था। बाल उसके खुले हुए थे और बालों के ऊपर उसने ताज रखा हुआ था। लड़कियां आजकल भी, छोटी बच्चियां भी पहनती हैं, ताज पहनती हैं। वाइट कलर का एक ताज था, वो उसने सर पे पहना हुआ था, खूबसूरत से उसके बाल खुले हुए थे और घाघरा पहना हुआ था और नीचे चोली भी जो थी वो भी रंग बिरंगे मल्टी कलर की थी। बहुत खूबसूरत एक लड़की सामने आके खड़ी है। मुझे याद आ गया, वो एक ड्रेस पहनती है, सिंड्रेला बनती है, एक सिंड्रेला लड़की है, कार्टून एक है सिंड्रेला,
और सॉन्ग में भी यूज़ होती है। सिंड्रेला में आ रहा हूँ मैं, वो एक क्वीन कह लीजिए, जिस तरह एक ड्रेस नहीं पहनती, सर पे ताज होता है और क्वीन की तरह का जो मलका ड्रेस पहनती है उससे मिलता जुलता है, लेकिन वो मल्टी कलर का था। शहजादी मलका जो पहनती हैं, बादशाहों की जो मलका होती थी, इस तरह का उसका लिबास था, लेकिन अंदर बहुत ही पतली छोटी सी क्यूट सी इंतहाई खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई। उसने हमारी तरफ देखा। अब जब वो हमारे पीछे आ गई है, उसको नहीं पता जो सामने लड़का बैठा है कि वो पीछे आ गई है, लेकिन उसको पता लग गया और हमारी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ जी देख लिया। तो रिजवान साहब ने पीछे खड़ी भी उसको देख रहे और मैं भी उसको देखे जा रहा। और मेरी पहली दफ़ा एक ऐसी लड़की जो एक लाइट से आई है, उस लाइट के ख़त्म होते ही वहाँ पे एक लड़की मौजूद है, मैंने उसको देखा है। तो रिजवान साहब उससे बोले हैं, इसके वालिदैन परेशान हैं, आप क्यों इसके साथ अटैच हो। कुछ एक ख़ास बात भी थी उनकी फैमिली की, वो यहाँ मैं डिस्कस नहीं करता, वो भी डिस्कस हुई थी वहाँ पे कि इसके वालिदैन इस तरह का, मतलब लफ्जिंग सेम तो नहीं थी, इस तरह की लफ्जिंग थी, वर्डिंग थी इस तरह की कि इसके वालिदैन बहुत परेशान हैं, आपने क्यों इसको परेशान कर रखा है, क्यों इसके साथ अटैच हो गई हैं, उसकी वजह से इसके तालीम पे हर्ज पड़ रहा है, इसकी वजह से ये नौजवान बेकार सा हो गया है और इसके वालिदैन शदीद परेशान हैं। और आपको पता है कि अगर मेरी जगह पे कोई और यहां पे बैठा होता तो आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचाता। तो मैं अब आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, आपका इसके साथ क्या रिश्ता है। तो उस लड़की ने अपनी आवाज़ में पहली दफ़ा हमसे बात की। जब उसने अपनी आवाज़ खोली तो बिल्कुल लड़की की तरह आवाज़ थी, लड़की कितनी थी, ये वही आवाज़ थी जो उस लड़के के अंदर से निकली थी, बिल्कुल वही आवाज़। लेकिन जब वो बोली है तो ऐसी आवाज़ थी, ना मर्द की ना औरत की, एक दरमियानी आवाज़, लेकिन इतनी आवाज़ जैसे ऐसी खूबसूरत आवाज़ आ रही हो, कोई सुर में ऐसे बोल रहा हो, इतना खूबसूरत, कानों में रस घोलने वाली आवाज़। वो बोली, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये बहुत अच्छा लड़का है और ये लड़का कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उन्होंने उसके हवाले से जो एक ऐसी बात कह दी, अब मैं भी सोच रहा हूँ यहाँ पे बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं बतानी चाहिए, पर्सनल स्टोरी, मकसद है परी की कहानी है, वो नहीं बताएं। उसके हवाले से क्या और बात बता दी। हो सकता है उसकी फैमिली ये मेरी कहानी सुन रही हो, मैंने इजाज़त नहीं ली और वो नाराज़ हो जाए कि आपको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। उस लड़के के हवाले से उन्होंने बात कही थी उस परी ने कि इसके अंदर ये है, इसलिए ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो रिजवान साहब ने उसको कहा, लेकिन इससे तो इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, अगर ये चीज़ है भी सही इसके अंदर, लेकिन एक परी मुसलसल उसके साथ रहेगी और वो ऐसी कैफियत में रहेगा कि वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो उसके वालिदैन पूरे जतन करेंगे, एक इंसान को जो इल्म अता किया गया है कुरान मजीद, उसकी रोशनी में जितना भी वो कर सकते वो कराएंगे और वो नुकसान पहुँचाएंगे। मैं जानता हूँ आप बुरी नहीं हैं, मैं जानता हूँ आपके बीच में एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन फिर भी आपको इससे दूर जाना होगा। तो उसने वहाँ पे कहा था, मुझे आज भी याद है, मैं इससे दूर ज़रूर चली जाऊंगी, लेकिन कभी कभी इससे मिलने आऊंगी, और जब भी इससे मिलने आऊंगी तो किसी को भी नहीं पता लगेगा, मैं इससे मिलूंगी और इससे मिल के चली जाऊंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये दिल का बहुत अच्छा है। और जो उसने उसका एक फॉल्ट बताया था, उसने कहा था इसकी वजह से ना ये सारी ज़िंदगी इंसानों की मदद करेगा। मुझे भी यही इसकी अदा पसंद आई थी, ये सबकी बहुत मदद करता है। उसने जो बातें हमें बताई थी कि इसके वालिदैन इसको जो कुछ देते हैं खाने को, ये दूसरों को बांटता है, इसके पास जो कुछ होता है ये दूसरों को देता है, ये दूसरों की बेइंतहा मदद करता है। और मुझे इसकी अदा बहुत अच्छी लगी है, मैं सारी ज़िंदगी इसकी दोस्त रहूँगी और जहाँ कहीं ये मुसीबत में होगा मैं इसको बचाने के लिए आऊँगी। रिजवान साहब ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुस्तकिल इसके साथ ना रहें, इसके लिए प्रॉब्लम पैदा हो रही है। तो इस पर राज़ी हो गई थी कि मैं मुस्तकिल इसके साथ नहीं रहूँगी, कभी कभी बहुत अरसे बाद इसको मिलने ज़रूर आऊँगी। तो वहीं पे मैंने फरमाइश कर दी थी, मैंने खुद फरमाइश की थी, मैंने कहा था मैं आपको आपके असली रूप में देखना चाहता हूँ। और रिजवान साहब भी इस उम्मीद में नहीं थे कि ये सवाल मैं एकदम कर दूंगा कि मुझे आपके असली रूप में, लड़की के रूप में देखा था ना, जो ताज पहन के खड़ी, मैंने सुना था परी है, वो तो परी ही थी, खूबसूरत थी।
तो मैंने उससे कहा मैंने आपको असली रूप में देखना है। तो वो मुझसे बोली किस रूप में देखना है? तो मैंने मासूमियत से उसको कहा कि आपके पर होते हैं। तो वो खिलखिला के ना हंस पड़ी। उसने एक बहुत खूबसूरत सा कहका लगाया और हंस पड़ी, और हंसने के बाद कहती है अभी आपको जवाब मिल जाता है। तो उसके बाद रिजवान साहब से उसने कुछ बातें की और मुझे भी एक जुमला कहा था। यकीन मानिए उसने ज़्यादा नहीं बताता, एक हिंट्स दे देता हूँ। उसने मुझे कहा था इसकी तरह मदद करते रहना, ये ना छोड़ना। उसको मेरा भी पता लग गया था, ये उसने मुझे कहा था। उसने कहा हमेशा मदद करते रहना, इसको कभी ना छोड़ना। एक क्या कई परियां तुम्हारी दोस्त बन जाएंगी, लोगों की मदद करते रहना। इस तरह का मिलता जुलता कुछ था, मैं खुल के नहीं बता रहा, मतलब हिंट्स दे रहा हूँ। उसने मुझे भी कहा था, अच्छा लगा था मैं उसको, और उसने मुझे उस पर कहा था कि बस मदद करते रहना, तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इसकी तरह तुम भी लोगों की दिल से मदद करते हो। और जब बातें हो गई कुछ और भी इस तरह की फैमिली की बातें हुई, तो उसने कहा ठीक है अब आप जा सकती हैं। जब और इजाज़त का टाइम आया तो उसी वक्त जो आखिरी मंजर मैंने देखा था, मैंने था यार वो तो दिखाया नहीं उसने, वो तो जा रही है और खुदा हाफिज़ हो रहा है। और उसी वक्त जो आखिरी वो उड़ती हुई गई थी, वो एक कमरे के अंदर, एक उसको मैं नाम ढूंढ रहा था स्टोरी सुनाने से पहले भी वो मुझे याद नहीं आया। वो एक घास के अंदर जाए ना, घास के अंदर एक तो तितली होती है, एक परों वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बचपन में पकड़ते थे, पीछे चूंच से जाके पकड़ लेते थे। बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ही क्यूट सा होता है, उसके पर बड़े बड़े होते हैं, उसको हम हेलीकॉप्टर बोलते थे, बहुत खूबसूरत होता है। उसकी तरह का मिलता जुलता एक फुट कह लीजिए, 1 फुट से ज़्यादा नहीं, यानी इतना 1 फुट जितनी एक तितली नहीं, वो वही परों वाला जो होता है वो बना। वहीं पे खड़े खड़े एक जिस तरह पहले लाइट आई थी उसी तरह की एक लाइट आई, और एक झपाका सा हुआ, बाकायदा एक हल्की सी आवाज़ भी आई, जैसे एक आवाज़ जिस तरह आप किसी स्टूडियो में जाएं और वो तस्वीर खिंचवाने के लिए जाए ना, पीछे अम्ब्रेला लगी होती हैं, छतरियाँ लगी होती हैं, और जब वो तस्वीर खींचते हैं ना तो एक पटाखे की आवाज़ आती है, खटक की एक आवाज़ आती है, और तस्वीर खींची जाती है, वो जब झपकती है ना खटक, इस तरह की आवाज़ आती है। ऐसी एक मिलती जुलती खटक की आवाज़ आई, और वहीं पे एक वो परों वाला था उड़ते हुए, और वो हमारे सामने, वो तकरीबन 1 फुट का था, वो ऐसे उसकी आवाज़ आ रही परों की, और वो उड़ता हुआ ना अंदर जो खिड़की खिली हुई थी, खिड़की से बाहर चला गया। उसकी क्लियर परों की आवाज़ थी, काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा होगा, और ऐसे उसकी परों की आवाज़ आ रही, और उड़ता हुआ खिड़की से बाहर चला गया। और लड़का जो बैठा था ना, उसकी गर्दन पीछे ढलक गई, वो बेहोश हो गया था। रिजवान साहब कहते हैं उठो उठो, इसको पकड़ो। हम दोनों उठ के उसको पकड़ा, उसको उठाया, उठा के बेड पे लिटाया, और उसके वालिदैन को बुला लिया। उसके वालिदैन आ गए, उस बच्चे को उसके वालिदैन के हवाले किया और कहा कोई थोड़ी देर तक ये नॉर्मल हो जाएगा, परेशान ना हो। और कुछ बातें वालिदैन को जो बताने वाली थी बता दी थी कि बच्चा अच्छा है, ये है, वो है, परेशान ना हो, आपका भी नहीं होगा। और इसका कोई इस तरह का नहीं था उसके साथ मसला, वो इसको पसंद करती थी और था, इस तरह की बहुत सारी बातें वालिदैन को बताई। क्योंकि मैं परी की क्योंकि कहानी सुनानी मकसद था, यहाँ पे बहुत सारी बातें इसलिए नहीं बता रहा कि वो फैमिली हो सकता है मेरी कहानी सुनती हो तो वो गिला कर देंगे कि आपने ये हमारे राज क्यों बता दी। तो इसलिए बहुत सारी बातें हमने वालिदैन को बताई, और लड़का थोड़ी देर के बाद होश में आ गया। जब वो उठा तो बिल्कुल फ्रेश था, हशाश बिशाश था। जब मैं आए थे उस वक्त वो नॉर्मल नहीं था, बड़ा ढीला ढीला सा था, बोल नहीं रहा था, देख नहीं रहा था, स्लो था। अब वो बड़ा एक्टिव था, और रिजवान साहब से बड़ा अच्छी तरीके मिला, मुझसे भी मिला, मुझसे उसने हाथ मिलाया, बड़ा ज़बरदस्त मिला। उसको कुछ याद नहीं था क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी नहीं था। तो हम लोग बैठे रहे, फिर उन्होंने हमारे लिए खाने का अहतमाम किया था, फिर हम बाहर गए, बैठे, खाना शाना खाया, बातें वगैरह की, और उसके बाद उनको समझा दिया। और जब हम निकले तो मुझे रिजवान साहब ने कहा था, कहते हैं जब हम गाड़ी में जाके बैठे, मुझे कहते हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, तुम बहुत आगे जाओगे। मेरे कंधे पे उन्हें हाथ मार के कहा था, ऐसे थपकी दे के, कहते हैं तुम बहुत आगे जाओगे। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने के लिए, लेकिन तुम्हारा जुनून और तुम्हारा पैशन और तुम्हारी देख के मैं आज इतना ज़रूर कह रहा हूँ, तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत कुछ सीखोगे। जो तुमने आज पहली दफ़ा कहा या कि ये मंज़र कभी पहले देखा था, मैंने कहा नहीं। कहते हैं अब तुम ज़िंदगी में इस तरह कई मंज़र देखोगे। मुझे था तुम्हारे बारे में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जिस तरह मैंने आज तुम्हें देख लिया है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो चेक करूँगा तुम्हारे बारे में पढ़ के। मैं तो शौक़ था, तुम आते हो बातें करते हो इस तरह के जिन भूतों की, ये वो, तो मुझे था मैं चेक करूँगा। और उन्होंने मेरे बारे में चेक भी किया था, मुझे कहा था नहीं तुम बहुत कामिल के पास जाओगे, तुम्हें कामिल मिलेगा, उस्ताद मिलेगा जो बहुत कामिल होगा और बहुत आगे जाओगे। और उसने जो बात तुम्हें कही थी वो याद रखना, मदद करते रहना। तो इस तरह की बातें हुई, मैं उनसे मिलता रहा। फिर ज़िंदगी कभी कहाँ ले गई, फिर मैं लाहौर आ गया, फिर मुल्तान गया,
ढूंढने का सिलसिला मेरा जारी रहा कि एक पीर कामिल को ढूंढूं, उस्ताद को ढूंढूं, इधर जाता उधर जाता। जिन तो हर वक्त मेरे अंदर ना कि जिन 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 रातों को अंधेरा। मैं बचपन से रातों को नहीं सोता था, दिन को सोता था। और आज भी ज़िंदगी ऐसी है, सुबह 8 बजे जाके सोता हूँ, रात सारी जागता हूँ। चाहे पाकिस्तान में था या इस वक्त अमेरिका में हूँ, अब भी यही सूरत हाल है। लेकिन रातों को पढ़ाई भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, बाहर चला जाता हूँ। ये आज भी जुनून है। तो जिस तरह मैं कहता हूँ ना जी, घोस्ट हंटिंग मेरे खून में है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब शोज़ देखता हूँ लोगों के, मैं कहता हूँ यार ये क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, उससे पैसा मिलता है, लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो घोस्ट हंटिंग पीछे चली गई है। जिन्नात, ये अल्लाह की मखलूक जिसमें जिन हैं, भूत हैं, प्रीत हैं, चुड़ैलें हैं, परियां हैं, इनसे मिलना, इनको देखना, इनसे हम कलाम होना, इनको अपने सामने बिठाना, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और सीख रहा हूँ, मरते दम तक सीखूंगा। कंप्लीट कभी नहीं सीख सकता किसी को, नाम ज़िंदगी है। तो ख्वाहिश ये है इनको कैमरों के सामने भी ला सकूँ। अब वो मखलूक आए या ना आए, उसकी क्या मर्जी, हमारी भी एक लिमिटेशन होती है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह, लेकिन बहुत कुछ आगे मेरी ये आपसे वादा है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको दिखाऊंगा भी सही। ये मेरा वादा है आज आपसे, इंशाल्लाह ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा। तो एक और कहानी अपनी जो है, ये तो मैंने पहली दफ़ा देखी तो इसलिए कहानी सुना दी, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मेरी ज़िंदगी में जो इस तरह के परी से जुड़ा कहानी है, तो वो इंशाल्लाह एक बड़ी कहानी किस दिन आपको किसी एपिसोड में ज़रूर सुनाऊंगा। तो ये थी आज की स्टोरी जो मुझे कि इमरान ने भेजी, तो वहीं से मुझे वो याद आ गई, वो भी मैंने आपको सुना दी। क्योंकि आप लोग कहते हैं ना जी अपनी कहानी भी सुना दिया करें, तो मैंने अपनी कहानी भी सुना दी। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस कहानी को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ कहीं भी शेयर कर सकते हैं इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई देखे ना देखे, आप शेयर ज़रूर करा दिया करें। क्योंकि एक पलवशा के नाम से एक मेरी बहन है, वो फेसबुक पे कोई देखे ना देखे शेयर कराई जा रही होती है। यूट्यूब ज़रूर देख रहा होता है कि भाई इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर कराया है, तो कोई ना भी देख रहा हो, लेकिन यूट्यूब ये देखता है शेयर बहुत हो रही है, तो इस वीडियो को आगे फैलाता है। तो ये कहानी सुकून का बायस बनेगी बहुत सारे लोगों को। इस नेकी में आप भी शामिल हो जाएंगे। किसी को कहानी सुन के अगर सुकून आता है, तो आपने कहानी को शेयर किया था, आप भी उस नेकी में शामिल हो गए। तो इसलिए लाइक भी कीजिएगा और कहानी को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप भी मुझे कहानी भेजना चाहते हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। जो 2 बातें हैं, पहली बात, जब भी आप मुझे कहानी भेजें, कहानी लिखें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें, आप उसको सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप पे। उसके नीचे एक अलग से लास्ट में, सबसे लास्ट में एक लफ्ज़ लिखना है, STORY, स्टोरी, या उर्दू में भी सीन टेवा टोरे छुटियरी स्टोरी लिख सकते हैं। इंग्लिश में या उर्दू में आप स्टोरी लिखें, सबसे लास्ट में अलग से मैसेज टाइप करके। और जब आप कहानी मुझे भेजें तो शुरू में आप लिखें मेरा अपना नाम, अपने शहर का नाम, मुल्क का नाम, कहानी में जितने भी किरदार हैं सबके नाम रियल बताएं, हकीकी बताएं। और साथ में ये भी बता दें मैं कहानी में फ़र्जी बताऊं या हकीकी बताऊं। जिस तरह इमरान साहब ने कहा ये रियल नाम है, आप फ़र्जी नाम बता दीजिएगा, तो बेहतर है आप फ़र्जी नाम लिख के भी भेज दिया करें। और जब कहानी भेजेंगे, आप पहली दफ़ा भेजें, दूसरी, चौथी, 5वीं दफ़ा, आपने इन तमाम बातों का लाजमी ख़ास ख्याल रखना है। और व्हाट्सअप का नंबर जिस पे कहानी आपने सेंड करनी है, मैं आगे अमेरिका का नंबर भी अनाउंस करने जा रहा हूँ, ताकि आप उस पर भी कहानी भेज सकेंगे। तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान का ही नंबर +9231365550। मैं रिपीट करता हूँ, +9231365550। इसको उर्दू में पढ़ेंगे जमा 9231365550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर भले को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।